कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका भास ट्यूटोरियल्स में। आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, हमारे पीएस टेट सी टेट से रिलेटेड है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा, और अगर आप सबको मेरा ये कोशिश पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और उसके साथ में जो रेड कलर का बेल बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस आप सबको मिल सके। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हाँ जी फ्रेंड्स, आज हम अपना मैथ्स के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और आप इन क्वेश्चंस को ज़रा ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, हमारा क्वेश्चन है इफ़ द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज़ 27, कि अगर एवरेज 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स की 27 है तो फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स। आपने इन 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर में से लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है। ठीक है, पहले तो हमारा क्वेश्चन ये राइज होता है कि कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हमारे कौन से हैं। ठीक है जी, देखिए ध्यान से। जैसे मेरे सीरी में आएंगे ये लाइक एक्स, x+2, x+4 एंड x+6, कि अगर मैं इवन नंबर लेती हूँ तो x अगर मैं 2 लिया तो अगला नंबर मेरा 4 हो जाएगा। ठीक है जी, तो उसके बाद ऐसे ही मैंने अगर मैं प्लस करती हूँ तो ये मेरे इवन नंबर्स की फॉर्म में आएंगे। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स की फॉर्म में आएंगे। ठीक है जी, तो आप लोगों ने ये लर्न करना है कि जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इवन नंबर्स हैं वो हैं x, x+2, x+4 एंड x+6। देन हमने एवरेज फाइंड करनी है। एवरेज के लिए क्या होता है, सम ऑफ ऑल द नंबर्स। हमने सभी नंबर्स को प्लस कर लेना है और डिवाइड कितने से करना है, नंबर ऑफ टर्म जितनी है मेरे पास, लाइक 4 है। ठीक है, इनको जब मैं प्लस करूँगी तो मेरे पास ये कितना आ गया, 4 ऑफ x आ जाएगा, प्लस 2 + 4 6 और 6 12 हो गया। ठीक है जी, अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, और मेरे पास आंसर जो है वो x जो है वो मेरे पास 24 आ गया। ठीक है जी, देन मैंने क्वेश्चन में क्या है, लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स पूछा गया है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज फिल करनी है। सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, एंड वाला नंबर x+6, तो मैंने इसमें वैल्यू फिल कर देनी है। 24 + 6 कितना हो गया मेरा, 30। तो मेरा लार्जेस्ट इन नंबर्स में से नंबर कौन सा आ गया, 30 हो गया। ठीक है जी, ये क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द एवरेज ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज़ 45, कि एवरेज ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन जो है वो 45 है। तो इट वाज लेटर फाउंड दैट 2 ऑब्जर्वेशंस 19 एंड 31 है, बट उनको इनकरेक्टली रिकॉर्ड कर लिया कि 19 को 91 और 31 को 13। ठीक है, तो करेक्ट एवरेज हमने निकालनी है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो एवरेज के लिए हमारे पास क्या है, एवरेज इक्वल्स टू, हमने अभी किया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी है, 100 है मेरे पास। ठीक है, और एवरेज कितनी है मेरे पास, 45 है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए मेरे को, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी आ जाएंगी, 4500। ठीक है जी, नाउ न्यू जो सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस हैं वो मैं कैसे निकाल सकती हूँ। लाइक पहले तो ये गलत लिखा हुआ है ना, तो इसको मैंने सोल्व करना है। 4500 में से मैंने क्या प्लस करना किया, 19 और 31, बट वो क्या था, माइनस मैंने क्या करना है, 91 और 13, बिकॉज इट इज़ इनकरेक्टली रिकॉर्डेड। इनकरेक्ट वैल्यू थी ना, जो इनकरेक्ट है उसको मैंने माइनस कर देना। तो 4500 + 50 - 104, इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास 4446 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द करेक्ट एवरेज। करेक्ट एवरेज फाइंड करनी है। तो मेरे पास जो सम ऑफ वैल्यूज़ आई हैं 4446, उसको मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया, तो 44.46 आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज के साथ ही रिलेटेड है। द एवरेज सैलरी ऑफ 20 वर्कर्स इन एन ऑफिस इज़ 1900। अब एवरेज सैलरी दी हुई है, उन्होंने एवरेज बता दी है आपको। इफ़ मैनेजर सैलरी इज़ एडिड, अगर
मैनेजर की सैलरी ऐड कर दी जाए तो एवरेज जो है वो 2000 हो जाती है पर मंथ, ठीक है। तो मैंने मैनेजर की सैलरी निकालनी है, वो मैं कैसे निकालूंगी? पहले तो देखिए यहाँ पे एवरेज सैलरी जो है 20 वर्कर्स की 1900 दी हुई है, ठीक है। तो अगर मैं मैनेजर की सैलरी भी निकालनी है तो 20 में मैनेजर 1 पर्सन है, तो टोटल कितने हो गए मेरे 21 पर्सन हो जाएंगे, ठीक है जी। तो उस हिसाब से हमने करना है। आई होप आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट समझ लगी है कि एवरेज सैलरी जो है 20 वर्कर्स इन एन ऑफिस इज़ 1900। एवरेज मेरे को दी हुई है तो मैं टोटल निकाल सकती हूँ सैलरी। टोटल सैलरी मैंने निकाल ली, 20 इंटू 1900 कितना आ गया, 38,000 हो गया, ठीक है। उसके बाद मेरे को एवरेज सैलरी जो है मैनेजर और वर्कर्स उनकी एवरेज सैलरी जो है 2000 है, तो 20 + 1 कितना हो गया मेरा, 21 हो गया। तो 21 को मैंने 2000 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 42,000 आ गया, ठीक है जी। तो अब यहाँ देखिए एवरेज सैलरी जो 20 वर्कर्स की है 38,000 है, और जब उन्होंने कहा मैनेजर की सैलरी भी ऐड कर दी तो एवरेज कितनी है मेरे पास, कितनी आ गया टोटल 42,000, ठीक है जी। अब मैंने मंथली सैलरी निकालनी है मैनेजर की। अब मेरे पास 20 वर्कर्स की सैलरी भी निकाल ली मैंने टोटल, और टोटल 20 वर्कर्स प्लस मैनेजर की मतलब 21 बंदों की मैंने निकाल ली, 42,000 है। तो इसमें से अगर मैं 38,000 माइनस कर दूं तो मेरे पास मैनेजर की सैलरी आ जाएगी, वो कितनी है, 4,000, ठीक है जी। और इनमें से जो ऑप्शन है मेरे पास कोई भी नहीं दी हुई, इसलिए मेरा आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको MCQ की फॉर्म में आता है तो आपने इनमें से 4 ऑप्शन चेक की, नहीं आ रहा आपका तो नन ऑफ दीज आ जाएगा, ठीक है जी। देन मेरा नेक्स्ट है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले हमने किए थे कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, अब हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है ओड नंबर्स के साथ। इफ़ ABCDE आर 5, इफ़ ABCDE आर 5 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स हैं, दियर एवरेज इज़, ये MCQ की फॉर्म में है, इसकी ऑप्शन दी हुई है, ठीक है। अब जो ओड नंबर हैं वो 1 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में हमने कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स की बात की थी, इसमें मैंने आपको क्वेश्चन एक ओड नंबर्स के साथ भी करवा दिया कि आपके पास अगर दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर पाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, बट यही है कि यहाँ पे बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स कौन से हैं, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स कैसे हमें निकालने हैं, वो कौन से हैं, ठीक है जी। फिर तो कैलकुलेशन बाकी बच जाती है और वो करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। देन लेट 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स जो हैं मेरे पास मैंने ए मान लिया, क्योंकि ए मान लिया मैंने ए +2 A+4 A+6 A+8, ठीक है। तो अब देखिए एवरेज जो है मैंने वो निकालनी है, तो इन सबको मैंने प्लस कर लिया, प्लस करके मैंने कितने से डिवाइड किया, 5 के साथ। इसकी मैं कटिंग करूँगी तो मेरे पास A+4 आएगा। अब जो A+4 है वही मेरी ऑप्शन है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना, ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोग इसे ध्यान से देखिए, लाइक टाइम एंड वर्क के साथ रिलेटेड हैं ये क्वेश्चन, इनमें से तो एक क्वेश्चन आता ही आता है। और मेरी ये पूरी कोशिश है कि मैंने आपको आज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के साथ रिलेटेड भी करवा देने हैं, ताकि आप जब प्रैक्टिस करो तो आपके लिए ईजी हो जाए करना, ठीक है। देन हमारे पास है ए कैन रीप अ फील्ड इन 8 डेज़। ए कोई पर्सन है, ठीक है, उसने फील्ड को रीप किया 8 दिनों में, ठीक है। विच बी अलोन कैन रीप इन 12 डेज़। ए जो है 8 डेज़ में करता है और बी ने 12 डेज़ में किया। इन हाउ मैनी डेज़ बोथ टुगेदर कैन रीप दिस फील्ड। और दोनों जो हैं कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। पहले तो है एज 1 डे वर्क हम निकाल लेंगे, एक दिन का वर्क जो है उसका 1/8 हो जाएगा, ठीक है। बी का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। अब हमने A+B निकालना है, दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है जी। 8 और 12 का हम LCM निकाल लेंगे, ये तो आपको पता ही है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो LCM लेके इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व तो करना आता है हमें, ये 5/24 आ जाएगा, ठीक है जी। देन बोथ टुगेदर कैन रीप द फील्ड इन, दोनों जो हैं कितने दिनों में करेंगे, 24/4
5 में। जब मैं 24/5 को डिवाइड कर दूँगी तो मेरे पास 4 होल 4/5 डेज़ आ जाएंगे। ठीक है जी, 4 होल 4/5। ठीक है जी। देन है नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B एंड C कॉन्ट्रैक्ट ए वर्क फॉर ₹550 कि 3 जने हैं, उन्होंने एक काम का कॉन्ट्रैक्ट लिया है पर 550 रुपये में। तो जब A और B दोनों काम करते हैं ना तो कैन डू 7/11 ऑफ वर्क। टोटल काम का उन्होंने 7/11 पार्ट जो है वो इकट्ठे काम कर लेते हैं। ठीक है, अब आपने बताना है द शेयर ऑफ C शुड बी, C का शेयर कितना है काम करने में। ठीक है जी। नाउ हमने टोटल देखो, टोटल जो है मैंने मान लिया कि यूनिट है 1 है वो। ठीक है, तो वर्क डन बाय C, A और B का तो हो गया, मैंने मान लिया कि जो A + B + C जो है वो 1 है, टोटल काम है उनका। अब A और B का तो कितना है 7/11 है, तो C मैं निकाल सकती हूँ यहाँ से, 1 - 7/11 कर दिया मैंने। ठीक है, वो 4/11 आ गया। अब मेरे को इनकी रेशो चाहिए कि कितना इनका शेयर कितना है। C का शेयर मैंने निकालना है, तो मैं इन दोनों का शेयर निकाल लूँगी, दोनों की रेशो निकाल लूँगी। A + B और C का देखिए, A + B कितना है 7/11 गिवन है, C मैंने निकाला 4/11, 11 से 11 कट हो गया, 7/4 आ गया। ठीक है, अब मेरे को शेयर किसका चाहिए, C का। C का शेयर नीचे वाला है 4 ओवर टोटल 7 + 4 11, 4/11 इंटू 550 कर देना हमने, जितना पैसे मिलते हैं उनको। तो कटिंग की 11 5 50 इंटू 4 200 आंसर आ जाएगा मेरा, मेरी सेकंड वाली ऑप्शन हो जाएगी। ठीक है जी। C का शेयर में उनको कितने, C को कितने पैसे मिलेंगे, कितने रुपए मिलेंगे, ₹200। ठीक है जी। नेक्स्ट है 12 men कैन कम्प्लीट ए वर्क इन 8 days कि 12 आदमी काम को 8 दिनों में कंप्लीट करते हैं। 12 men कैन कम्प्लीट ए वर्क इन 8 days और 3 days आफ्टर 12 men कैन कम्प्लीट ए वर्क इन 8 days 3 days आफ्टर दे स्टार्टेड द वर्क। 3 दिनों बाद उन्होंने काम स्टार्ट किया। 3 more men joined them in how many days will all of them together complete the work। ठीक है, कि 3 more men joined them, 3 और मैन ने उनको ज्वाइन कर लिया। इन हाउ मैनी डेज विल ऑल ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट द वर्क, कितने दिनों में सब ने काम कंप्लीट किया। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। वर्क डन बाय 12 men इन 1 day, 1 डे में कितना है 1/8, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। ठीक है, बाय अब 12 मैन ने 1 डे में 1/8 का पार्ट वर्क किया। ठीक है, अब 1 मैन अगर हमने निकालना, यूनिटरी मेथड लगाया, 1 मैन जो है वो 1 डे में कितना काम करेगा, 1/8 इंटू 1/12 1/96 हो गया। ठीक है जी। अब अगर मैंने निकालना है 3 डेज़ में, 3 डेज़ में वो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1/96, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये कटिंग की मैंने तो मेरे पास 32 आ गया। ठीक है, इसका मतलब कि टोटल जो है मेरा 1 है, तो 1 में से मैंने ये जो निकाला है इसको माइनस कर देना, मेरा 31/32 आ जाएगा। ठीक है, अब टाइम टेकन बाय 1 मैन जो है मेरा 31/32। ठीक है, 31/32 को मैंने किसके साथ डिवाइड करना है, 1/96 के साथ। ठीक है, इसको मैंने सोल्व किया, मेरे पास 93 आया। ठीक है जी। अब यहाँ देखिए कि उन्होंने क्या पूछा हुआ है, इन हाउ मैनी डेज विल ऑल ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट द वर्क, कितने दिनों में सारे जने काम को कंप्लीट करेंगे। टोटल अब कितने हैं, 12 मैन ये थे और 3 जो हैं और ऐड हो गए थे उसमें, 12 और 3 कितने हो गए, 15 हो गए। तो मैंने इसको 15 के साथ डिवाइड कर देना। ठीक है, 15 के साथ मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आ गया, 6 डेज़ 1/5। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मेरा अगला क्वेश्चन है, ए कैन कम्प्लीट ए जॉब इन 9 days। ए काम को कंप्लीट करता है 9 डेज़ में। ठीक है, बी इन 10 days, बी को 10 दिन लगते हैं और सी को 15 डेज़ लगते हैं। ठीक है, देन बी एंड सी स्टार्ट द वर्क, जब बी और सी ने काम स्टार्ट किया, एंड आर फोर्स टू लीव आफ्टर 2 days, उन्होंने 2 दिन बाद
काम को छोड़ देना था। तो टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो ए ने जो अकेले अब काम करना है, बी और सी ने तो छोड़ दिया, तो कितने टाइम में वो अपना काम कंप्लीट करेगा, हमने ये बताना है। ये मेरे को ना 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, MCQ टाइप क्वेश्चन आएगा, तो इनमें से आपने एक टिक करना है। अच्छा, अब स्टेटमेंट को ध्यान से समझो आप। पहले तो है बी ने 10 दिन में काम किया, सी ने 15 डेज़ में काम किया, दोनों ने काम छोड़ देना है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है कि जो बी और सी है, बी और सी दोनों के काम को मैंने ऐड करना है, ठीक है। वो कितना हो गया, 1/10 प्लस 1/15 हो गया, ठीक है। और कितने दिनों बाद उन्होंने काम छोड़ना है, 2 दिन बाद, तो मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 2 दिन होता, 4 दिन, 5 दिन, जितने भी दिन होते ना, उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई करना था, ठीक है जी। अब इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेना है, 1/3 आ गया मेरे पास, ठीक है। अब जैसे सारे क्वेश्चन में सेम ही ऑलमोस्ट मेथड है, जैसे ए प्लस बी प्लस सी, टोटल जो है वो 1 है, ठीक है। तो b प्लस सी मैंने निकाला, कितना आया मेरे पास, 1/3। तो मेरे को a चाहिए, तो a कैसे निकालूंगी मैं, a इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3, ठीक है। ये 2/3 आ गया, ओके। अब a ने जो अपना काम कंप्लीट करना है वो 9 डेज़ में करना है, तो a का 1 डे का वर्क कितना हो गया, 1/9 हो गया, ठीक है। 2/3 ये हमने रिमेनिंग निकाले हैं, 2/3 वर्क विल डन बाय ए इन 9 इंटू 2/3। 9 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/3 के साथ, ठीक है। 9 को किसके साथ करेंगे, 2/3 के साथ। तो हम कटिंग कर देंगे, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 डेज़ आ जाएगा, ठीक है जी। आई होप आपको समझ लगी होगी। अगर आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हो, ताकि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊँ, ठीक है जी। नेक्स्ट है मेरे पास, ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 30 डेज़। अब ए और बी दोनों ने काम को फिनिश किया, 30 डेज़ में फिनिश किया, ठीक है। दे वर्कड फॉर इट फॉर 20 डेज़, उन्होंने उस पर 20 दिन काम किया, ठीक है जी। एंड देन बी लेफ्ट द, बी ने फिर छोड़ दिया 20 डेज़, देन बी लेफ्ट, द रिमेनिंग वर्क वाज डन बाय ए अलोन इन 20 मोर डेज़। तो रिमेनिंग जो काम था ना ए ने, वो अकेले 20 और दिनों में किया। नाउ ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन, ए अकेला जो है काम कितने दिनों में फिनिश कर सकता है। देखो स्टेटमेंट पहले ध्यान से, कि ए और बी जो है कैन टुगेदर फिनिश ए वर्क इन 30 डेज़, की एस्टिमेट है कि अगर ए और बी दोनों मिलके काम करते हैं तो वो 30 दिनों में काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। दे वर्कड फॉर इट फॉर 20 डेज़, ए और बी दोनों ने इकट्ठे काम जो है वो 20 दिन करते हैं, तो फिर किसी कारण से ना बी को छोड़ना पड़ जाता है, और ए को एस्टिमेट लगाया कि 20 दिन और लगेंगे, ठीक है। कहता है कि अगर ए ने अकेले काम सारा करना है तो उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो है ए प्लस बी, दोनों का काम टुगेदरनेस क्या है, 20 डेज़ थी ना उनका काम, ठीक है। 20 डेज़ का वर्क जो है, पहले तो एक दिन का काम कितना है उनका, 1/30, 20 के लिए 20 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2/3 आ गया, ठीक है। रिमेनिंग वर्क में क्या आएगा, टोटल जो मैंने आपको बताया था, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1 है, तो ए प्लस बी जो है मेरा कितना है, 2/3। सी मैं निकाल सकती हूँ यहाँ से, सी कितना आ जाएगा मेरा, 1 माइनस 2/3। इसको मैं सोल्व करूँगी तो मेरे पास कितना आ गया, 1/3 आ गया, ठीक है। अब जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क किसने करना है, ए ने करना है। तो ए कितना टाइम लगा रहा है, 20 डेज़, तो 20 डेज़ लगा रहा है, तो 1/3 हिस्से के लिए, ठीक है। रिमेनिंग काम जो 1/3 पार्ट है उसके लिए वो 20 डे लगा रहा है, तो उसमें सारा काम कितने में करेगा, तो मैं इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, 20 इंटू 3, 60 डेज़ में वो सारा काम करेगा, ठीक है जी। क्वेश्चन समझ के करने वाला है, इजी है, इतना टफ नहीं है। नेक्स्ट है, ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज़। अब ए एक काम को करने में 80 डेज़ लगाता है, ही वर्कड इट फॉर 10 डेज़,
वो 10 दिन इसके ऊपर काम करता है। देन बी अलोन फिनिशेस द वर्क इन 42 डेज़, फिर बी अकेला ही उस काम को 42 डेज़ में करता है। तो टू टुगेदर कुड कंप्लीट द वर्क इन, अब दोनों जो है कितने समय में काम कंप्लीट करेंगे, 24 डेज़, 25 डेज़, 30 डेज़ या फिर 35 डेज़। ठीक है जी। पहले तो हमें जो गिवन है स्टेटमेंट में वो हम देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। पहले हमें क्या दिया हुआ है कि ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज़, 80 डेज़ में वो काम करता है। ठीक है, कर सकता है, सॉरी, ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज़ में। तो ही वर्क इट एट फॉर 10 डेज़ के लिए वो काम करता है। तो पहले तो ए का जो 1 डे का है वो कितना आ जाएगा, 1/8 हो जाएगा उसका। ठीक है, 10 डेज़ वर्क है तो 1/8, 1/80, सॉरी 1/80, और 10 डेज़ का कितना हो जाएगा, 10/80 इक्वल्स टू कटिंग कर देंगे तो 1/8 आ जाएगा। हमारा जो इन क्वेश्चन में स्टेप्स है ना वो सेम ही है। जैसे उसका एक दिन का काम हमने निकाल लिया, एक दिन का कितना आ जाएगा, 1/80 आ गया। उसके बाद मेरे को कितना चाहिए, 10 दिन काम किया उसने, तो मैंने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये बात समझने वाली है। 10 के साथ जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/8 आ गया मेरे पास। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क अब कितना हो जाएगा। रिमेनिंग वर्क के लिए हम क्या करते हैं, सभी क्वेश्चंस में हमने कैसे किया, इक्वल्स टू 1 लेके किया ना, तो इसको भी 1 में से 1/8 माइनस कर देना मैंने। तो 1/1 माइनस 1/8 मैंने किया तो मेरे पास कितना आ गया, 8 माइनस 1, 7/8 वर्क आ गया। ठीक है, तो 7/8 जो बचा हुआ काम वो बी ने कितने दिनों में किया, 42 डेज़ में कर लिया उसने। ठीक है, तो 42 डेज़ में किया, तो उसके लिए अलोन अकेले उसने काम कितना करना है, 42 इंटू 8/7 कटिंग करो, 48 डेज़ आ गया। ठीक है, तो बी का 1 डे का वर्क कितना हो गया, 1/40 डेज़, 1/48 डेज़। तो ए का काम कितना था, ए का देखो यहाँ पे बताया था मैंने स्टार्टिंग में, आपको फर्स्ट लाइन में गिवन है ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज़, तो 80 डेज़ में काम कर सकता है वो। तो 1 डे का वर्क कितना हो गया उसका, 1/80, और इसका मैंने बी का निकाल लिया 1/48, दोनों का एलसीएम लिया मैंने, 240 आया एलसीएम। सॉल्व करके मेरे पास आ गया 8/240, तो 1/30 आ गया। ठीक है जी। अब ए प्लस बी टुगेदर कैन डू द वर्क इन 30 डेज़, अब वो कितने दिनों में काम पूरा करेंगे, 30 डेज़ में। तो मेरी जो सी वाली ऑप्शन है दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। अच्छा जी, इसी के साथ हमारा रिलेटेड अगला क्वेश्चन है ए कैन कंप्लीट वर्क इन 6 डेज़, ए अपना काम 6 दिनों में करता है, एंड बी इन 5 डेज़, बी 5 दिन लगाता है। दे वर्क टुगेदर, वो जब इकट्ठा काम करते हैं, फिनिश द जॉब एंड रिसीव ₹250, काम ख़त्म करने पे उनको कितने रुपए मिलते हैं, 220 रुपये मिलते हैं एज वेजेस। बीज शेयर शुड बी, हमने बी का शेयर निकालना है कितना है उनका। ठीक है, तो पहले देखो हम इस क्वेश्चन को ना रेशो की फॉर्म में कर लेंगे, लाइक A/B मैं मान लूँ, अगर A/B, ए एंड बी मान लूँ, तो वो कितना आ गया मेरे पास 6/5। ठीक है, अब देखो रेशो जो है उनके वर्क डन की वो सेम टाइम पे वो कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको मान लूँ कि वो 5/6 की फॉर्म में कर रहे हैं, है ना, क्योंकि उनका वर्क डन जो है सेम टाइम में है, तो उसको मैं लिख सकती हूँ 5/6। ठीक है, तो मेरे को बी का शेयर जो है वो कितना हो गया, 6/11 इंटू 220, इसकी मैं कटिंग करूँगी मेरे पास 120 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 12 मैन एंड 8 चिल्ड्रन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज़। 12 मैन और 8 बच्चे हैं, उन्होंने मिल के 9 दिनों में काम करना है। इफ़ ईच चाइल्ड टेक ट्वाइस द टाइम, अगर एक बच्चा डबल टाइम लेता है, जितना एक आदमी ने टाइम लिया ना उससे डबल टाइम लेता है, टू फिनिश द वर्क इन हाउ मैनी डेज 12 मैन फिनिश द सेम वर्क, तो कितने दिनों में 12 मैन काम को कंप्लीट करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट में आपको गिवन है सारा कि ईच चिल्ड्रन टेक ट्वाइस द टाइम,
एक बच्चा जो है वो ट्वाइस दुगना टाइम लेता है। अगर 2 चिल्ड्रन जो हैं वो एक आदमी के बराबर हैं, तो 8 चिल्ड्रन जो हैं कितने के हो गए, 4 मैन के बराबर हो गए। ठीक है, तो 12 मैन एंड 8 चिल्ड्रन, उनको अगर मैं निकाल लूँ तो वो कितने हो गए मेरे, 12 मैन, 12, 8 चिल्ड्रन की जगह मैं क्या लिखूँगी, 4 मैन। तो 12 और 4 कितने हो गए, 16 हो गए। ठीक है जी। अब इनको अगर मैं प्रोपोर्शनेट करती हूँ, 12 मैन और 16, दूसरा 9 डेज़, और अगला तो मेरे को पता ही नहीं, ये तो मैंने निकालना है। तो मैं क्या लिखूँगी, 12/16 इक्वल टू 9/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनको करके, x की वैल्यू आ गई, x कितना आ गया, 12 डेज़। तो जो 12 जने हैं वो मिलके कितने दिनों में काम करेंगे, 12 दिनों में, 12 दिनों में। ठीक है जी। नेक्स्ट है A, B एंड C टुगेदर अर्न ₹150 पर डे। तीनों जनों ने मिलके काम किया और 150 रुपीज़ अर्न किए। वाइल A एंड C टुगेदर अर्न ₹94। A और C ने मिलके 94 रुपीज़ मिले, B और C को 76 मिले। तो डेली सैलरी ऑफ C की हमने निकालनी है, कितनी होगी। पहले आप देखो, A प्लस B प्लस C दिस इज़ इक्वल्स टू 150 है। फिर मेरे को उन्होंने A और C की दी हुई है, वो मैंने माइनस कर दूँगी, तो A और C अगर मैं माइनस कर दूँगी मेरे पास B बच जाएगा। ठीक है, फिर मेरे को A की डेली लर्निंग चाहिए, 150 में से 76 माइनस करूँगी, मेरे पास 74 आ जाएगा। और C के लिए मैंने क्या करना है, 150 में से A और B दोनों की अर्निंग्स को माइनस कर देना, तो मेरे पास 20 रुपीज़ आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। देन है, इफ़ 5 men and 9 women can finish a piece of work in 19 days। 5 आदमी और 9 औरतें मिलके काम को 19 दिन में कंप्लीट करती हैं, और 3 men and 6 women कैन डू द सेम वर्क इन कितने दिनों में वो कंप्लीट करेंगे। पहले तो मैंने एडजस्ट करना है, मैं एक मैन की निकाल लेती हूँ। ठीक है, कहता है कि 5 men एंड 9 women, 5 मैन जो है वो 9 वोमेन के इक्वल है, और जो 1 मैन है वो कितना हो गया, 9/5 वोमेन हो गई। ठीक है, फिर मेरे को चाहिए 3 मैन और 6 वोमेन। 3 मैन, 1 मैन जो है वो 9/5 है, 3 इंटू 9/5 प्लस 6, इसका एलसीएम लेके सोल्व करूँगी, मेरे पास 57/5 आ जाएगा। ठीक है, नाउ टोटल कितने हो गए ये, 9 वोमेन कैन डू द वर्क इन 19 डेज़। ठीक है, वो गिवन है मेरे को। तो उसके बाद मैं इसको कैसे सोल्व कर सकती, तो मेरे पास 57/5 वोमेन कैन डू इट इन 9 इंटू 19/57 इंटू 5। ठीक है, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, चेंज हो जाएगी पोजीशन इसकी, 57/5 से ये क्या बन गया, 5/57। तो कटिंग करूँगी मैं, 19 3 ज़ा 57, 3 3 ज़ा 9, तो 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15 डेज़। ओके, मेरे पास टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको सारे करवा दिए। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, और देन आपके लिए ये करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। सो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी काम मैं आपको करवा रही हूँ उसको आप बड़े आराम से ध्यान से कीजिए, और कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को व्यू करो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें अपना काम करने के लिए और मोटिवेशन मिले, और हमारी जो प्रैक्टिस है वो आप सबके काम आ पाए। अब मेरे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं और मैं आपको बता रही हूँ वो। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 72 डिग्री एट सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। अब यहाँ देखिए, एक सर्कल की बात हो रही है, सर्कल है जिसका रेडियस 35 सेंटीमीटर है, और आर्क जो है वो सबटेंड कर रही है एंगल 72 डिग्री का सेंटर पे। तो मैंने लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। पहले तो मेरे को फॉर्मूला दोनों का पता होना चाहिए तभी मैं कुछ निकाल पाऊँगी। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क के लिए मेरे पास फॉर्मूला है 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपने लर्न कर लेना टू लर्न। ठीक है, देन एरिया ऑफ सेक्टर के लिए मेरे पास है πr² थीटा ओवर 360। ठीक है जी। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो जो चीज़ गिवन है हमने वो लिख लेनी है। एक्चुअली ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये क्वेश्चन आपको करवा दूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैं आप सबको ना वही क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जैसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। ये नहीं कि मैं सब कुछ आपको करवाई जाऊँ, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको टॉपिक करवा रही हूँ ताकि आप इजीली कर सको और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए। आगे आगे मैं आपको और अच्छे टॉपिक्स लेके आऊँगी आपके लिए। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, व्यू करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो और हमें भी मोटिवेशन मिले, ताकि हम भी आगे अपना काम को जारी रख पाएँ। लेंथ ऑफ आर्क जो है उसमें है 2 पाई आर थीटा ओवर 360। अब हमें गिवन क्या है, आर मेरे को गिवन है यहाँ पे, थीटा भी गिवन है। मैं वैल्यूज़ फिल करूँगी तो मेरे पास ये 44 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। मेन है इसमें आपको फार्मूले लर्न होने चाहिए। आप प्लीज़ फार्मूलाज को लर्न कर लो। लेंथ ऑफ आर्क के लिए मेरे पास है 2 पाई आर थीटा ओवर 360 एंड एरिया ऑफ सेक्टर के लिए क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360। आपने वैल्यूज़ फिल करनी है, बट ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। देन है ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से देखिए। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ इंक्रीज्ड बाय 60%। रेक्टेंगल की लेंथ को ना 60% इंक्रीज़ कर दिया गया। बाय वट परसेंट वुड विथ हैड टू बी डिक्रीज टू मेंटेन द सेम एरिया। कि एरिया कितना मैंने सेम रखना है, तो मैं विथ को किस हिसाब से मैं डिक्रीज़ करूँ कि उसका एरिया सेम हो जाए, ठीक है। पहले तो आपके लिए एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि रेक्टेंगल में आपके लिए क्या होता है, एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, ठीक है। तो लेंथ अगर मैं मान लूँ कि x है, ब्रेथ को y मान लूँ, ठीक है। तो एरिया की बात हो रही है, तो एरिया क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ है, ठीक है जी। तो अगर मैं अब अलग चीज़ की ये बात कर रहा है कि अगर लेंथ जो है 60% इंक्रीज़ हो जाती है, तो मैं विथ को किस हिसाब से डिक्रीज़ करूँ कि मेरा एरिया सेम रहे, ठीक है ना। सोचने वाली बात है। तो मैंने लेट कर लिया कि जो ब्रेथ है मैंने z मान ली, कुछ भी मान लिया मैंने, ठीक है। मैंने z इसलिए माना क्योंकि मैंने पहले जो गिवन मतलब एज इट इज़ जो मैं मान सकती हूँ कि रेक्टेंगल के लिए मैंने लेंथ ब्रेथ माननी है, तो मैंने x और y मान ली। अब मैं नई की बात कर रही हूँ, मैंने उसको z मान लिया, ठीक है। तो न्यू लेंथ जो है मेरे पास, ये देखो इंक्रीज़ हुई है 60%। मतलब x का अगर वो लेंथ सपोज करो x है, तो x का 60% इंक्रीज़ हुआ है, 60% ऑफ x इंक्रीज़ हुआ है, तो मैंने ऐसे निकाला है इसको। तो x प्लस 60/100 x, तो वो कितना आया मेरे पास, 160/100 x आया, ठीक है। मैंने इस हिसाब से निकाला। और इसकी मैं कटिंग करूँगी तो मेरे पास ये आ गया 80/80x/50 आ गया। फिर कहते हैं कि जो लेंथ है और जो ब्रेथ है, एरिया के लिए क्या होता है, मैंने पुराना वाला एरिया और नए वाला एरिया दोनों को इक्वेट करना है, ठीक है। दोनों को इक्वेट करके मैंने वैल्यू एक निकाल लेनी है। तो यहाँ से मेरे पास z आ गया 5/8y। अब डिक्रीज़ हो रही है ब्रेथ, डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है। अगर पहले उसकी ब्रेथ y थी तो उसमें से 5/8 हिस्सा कम माइनस कर दिया मैंने, तो 3y/8 रह गया। तो जो डिक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ परसेंट निकाल लिया मैंने। 3y/8 को मैंने किससे डिवाइड करना, y के साथ, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 के साथ। तो मेरे पास 37.5% आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये जो अगला क्वेश्चन है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इफ़ द रेडियस ऑफ सर्कल बी रिड्यूस्ड बाय 50%। अगर रेडियस ऑफ सर्कल को रिड्यूस कर दिया जाए 50% को, तो इट्स एरिया इज़ रिड्यूस्ड बाय, तो कितना इसका एरिया रिड्यूस होएगा। पहले तो रीजनल एरिया मैंने मान लिया पाई आर स्क्वायर है। जो रिड्यूस हुआ है वो कितना रिड्यूस हुआ है, रेडियस 50% रिड्यूस हुआ है। 50% मतलब पाई आर स्क्वायर ओवर 2 हो गया, मतलब आर जो है रेडियस डिक्रीज़ हुआ है, आर की जगह कितना हो गया, r/2। 50%, ये 100% था, 50% इंक्रीज़ हुआ है, मतलब हाफ रिड्यूस हुआ है एरिया, सॉरी रेडियस हाफ रिड्यूस हुई है। आर की जगह कितना हो गया, r/2 हो गया। तो r/2 के हिसाब से वैल्यूज़ फिल कर दो। तो रिडक्शन इन एरिया हम कैसे निकाल लेंगे, जितना ओरिजिनल एरिया है उसमें से न्यू एरिया को माइनस कर देंगे, तो ये 3 पाई आर स्क्वायर ओवर 4 आ गया। अब रिड्यूस परसेंट निकालना है, तो जितना रिड्यूस्ड एरिया है अपॉन टोटल एरिया इंटू 100, कटिंग कर लो इसकी 75% आ जाएगा, ठीक है जी। आगे है मेरे पास क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर
हेमिस्फीयर का मेरे को वॉल्यूम दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया में मैंने जो है वो पता करना है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो है वो मेरे को पता होना चाहिए, 2/3πr³ है, वो मैंने इक्वेट करके वैल्यू आर की निकालनी, ठीक है। फिर मेरे को टोटल सरफेस एरिया चाहिए, उसका फार्मूला होता है 3πr², उसमें मैंने वैल्यूज़ फिल करके मेरे पास ये वाला आंसर आ गया। तो आज के लिए हमारा बस इतना ही टॉपिक है। आप इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान से पढ़िए, व्यू कीजिए और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है जी, और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।